गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, राइट। हम आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। पेज नंबर हम 1.27 तक पहुंच गए थे। कल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी जो है इंडिया में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उसमें हमने कल पढ़ा था कि लास्ट में कि पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी क्या होती है, कि किस में माना जाता है कि गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। वो हमने कल इस टॉपिक को पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कंपनी में क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी जनरली प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता, तो टैक्स वाले उसे क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी, कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता। व्हाट डू बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो कल हमने लास्ट क्लास में सारे पॉइंट समझे थे कि किन किन केसेस में कहा जाएगा कि पब्लिक का इस कंपनी में सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, राइट। आगे लिखा हुआ है एनी कंपनी दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज वाइडली हेल्ड कंपनी। कोई भी कंपनी जो वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है। वाइडली हेल्ड कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होता है। अगर वो कंपनी नहीं है तो उसे क्लोजली हेल्ड कंपनी कंसिडर किया जाएगा। दस देयरफॉर all private limited companies will be treated as companies in which public are not substantially interested, राइट। तो हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। पर्सन की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक क्या है टैक्स वालों का, कि अगर आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इसमें हमने एक तो इंडिविजुअल पढ़ लिया, नेचुरल पर्सन, एक हो गया आपका एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब किसी हिंदू परिवार के दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही बिजनेस करते हैं और वो अलग से पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करते, वो बिजनेस के नाम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे हिंदू परिवार को अपन एचयूएफ का स्टेटस देते हैं टैक्स वाले, और एचयूएफ को सेपरेट माना जाता है इनकम टैक्स में। तीसरी कैटेगरी थी अपन पढ़ रहे हैं कंपनी। अब चौथा पॉइंट है फर्म, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे फर्म कि फर्म का मतलब है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म दो तरह की हो सकती है, एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम करेगी, और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 उसके प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए काम करेगी। लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी का आपको लास्ट क्लास में डिफरेंस बता दिया गया था कि लिमिटेड लायबिलिटी में अगर बिजनेस के एसेट बेच के भी आपकी क्रेडिटर्स का उधार देने वालों का पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपकी पर्सनल एसेट भी बिकवाई जाएंगी कोर्ट के द्वारा, अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो। और अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो ओनली बिजनेस एसेट कैन बी सोल्ड, केवल बिजनेस के एसेट को ही बिकवाया जा सकता है लोन चुकाने के लिए बिजनेस का। अगर कोई पर्सनल एसेट है तो उसे नहीं बिकवाया जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में रिस्क ज़्यादा होती है, लिमिटेड लायबिलिटी अगर किसी बिजनेस की तो रिस्क कम होती है। कंपनी में हमेशा लिमिटेड होगी लायबिलिटी एज पर कंपनी से। पार्टनरशिप में डिपेंड करता है अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म की है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म की है, राइट। अब पढ़ लेते हैं। पर एक इंडिविजुअल है, अगर आप नेचुरल पर्सन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो लायबिलिटी क्या होगी आपकी अनलिमिटेड होगी। अब फटाफट रीड कर लेते हैं। द टर्म फर्म, पार्टनर एंड पार्टनरशिप, ठीक है, हैव द सेम मीनिंग, इनका मीनिंग वही है टैक्स में एज असाइन टू द डैम इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। फर्म का मतलब बताया था लास्ट क्लास में, कॉमनली सभी पार्टनर्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। इंडिविजुअली पार्टनरशिप फर्म में मेंबर को पार्टनर बोला जाता है। और पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं जो उन सभी के द्वारा रन किया जाता है, या तो सभी लोग मिलकर रन करेंगे बिजनेस, उनके बिहाफ पर किसी एक के थ्रू रन किया जाता है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं पार्टनरशिप। In addition, the definition also includes the term limited liability partnership भी आएगी and a partner of limited liability partnership as they have been defined in the Limited Liability Partnership Act 2008. In an LLP limited liability partnership, since liability of the partner is limited होती है, लिमिटेड का मतलब आपके बिजनेस के एसेट ही बिकवाई जाएंगी। अगर दिवालिया हो रही है वो पार्टनरशिप हम पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जाएंगी पार्टनर्स की, टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन देयर इन इट कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक तरह से कंपनी का भी बेनिफिट मिल गया इनको, कंपनी की तो इनकी लायबिलिटी भी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर भी हो गया। बाकी सब चीज़ें पार्टनरशिप की एक्ट की तरह ही अप्लाई होंगी। However, for income tax purpose, a minor admit to the benefit of an existing partnership would also be treated as partner. आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा 1932, अगर नहीं भी पढ़ा तो समझ लें। एक माइनर जो कि 18 साल से कम का है, पर्सन से माइनर बोला जाता है इंडिया में, वो पार्टनर बन सकता है, पर केवल प्रॉफिट में हिस्से के लिए, लॉस में हिस्सा नहीं बियर करेगा पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे भी ये लाइन लिखी हुई है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई माइनर है, कोई 18 साल से कम का पर्सन है तो पार्टनर तो बन सकता है, पर उसे केवल जो है
पार्टनरशिप के प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, लॉस में हिस्सा वो बियर नहीं करेगा। तो हमें बस इसमें क्या याद रखना है, टैक्स वालों ने दोनों तरह की पार्टनरशिप फर्म को टैक्स के लिए लायबल किया है। अगर आपकी इनकम होती है तो टैक्स दोनों को देना होगा, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं LLP के अकॉर्डिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब पढ़ लेते हैं इसको। पार्टनरशिप का मतलब दे रखा है, ठीक है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन, ये वो संबंध है बिटवीन पर्सन, कुछ लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है हम प्रॉफिट होगा तो उससे बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा चलाया जा सकता है बिजनेस, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक ही आदमी सबके बिहाफ पे बिजनेस चला सकता है, बाकी लोग पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग बिल्कुल पैसे लगाते हैं, कभी पार्टनरशिप फर्म के डिसीजन में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो पार्टनर, उन्हें बोलते हैं साइलेंट पार्टनर, क्योंकि उन्होंने पैसा ही लगाया केवल। और एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, नॉलेज के लिए, जो बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं और नॉलेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, जो लोग एंटर होते हैं पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, दे आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर एंड कलेक्टिवली फर्म, यानी सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, और मेंबर्स को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बोलते हैं। HUF में मेंबर को आपने पढ़ा था को पार्टनर बोलते हैं, सहभागी सदस्य, और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को, मेंबर को पार्टनर बोलते हैं, राइट। और कंपनी में मेंबर को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि पर्सन में एक तो इंडिविजुअल आएगा, इसमें मैं और आप नेचुरल पर्सन, एक कंपनी आ जाएगी, एक HUF आ जाएगा, और एक पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट है एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस बता दिया गया था। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप, जिन्हें नेचर ने बनाया, वेदर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, राइट। तो अगर हम लोग मिलकर कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं और हम उसे पार्टनरशिप के तौर पर नहीं चला रहे हैं, हम एक केवल म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर पे ही उस ग्रुप को रन करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, और कोई प्रॉफिट होता है तो हमें भी टैक्स देना होगा। हमें BOI के नाम से हमारे ग्रुप को पैन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जैसे 15 दिन के लिए कोई मेला लग रहा है आपके शहर में, या कोई फेयर लग रहा है, और ठीक है कोई इवेंट हो रहा है, तो आप 8-10 लोगों ने मिलके, आपके फ्रेंड्स ने मिलके क्या किया, सस्ती रेट्स पे सामान खरीदा, और फिर आप उस फेयर में आपने कोई स्टॉल बुक करा ली, कोई शॉप बुक करा ली, और वहाँ पे प्रॉफिट जोड़ के आप बेच रहे हैं लोगों को। तो आपने कोई पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं खोला, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग खोला तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, उसमें हेडिंग होती है पार्टनरशिप डीड, पर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या तो ओरल मुँह जबानी अकाउंट किया है, या आपने MOU लिख दिया, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बना लिया कि भाई ये होगा, और उसे नोटराइज करवा लिया कोर्ट के पेपर पे, अटेस्टेड करवा लिया विटनेस के साथ। तो आपके ग्रुप का पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, ऑल्दो ये पार्टनरशिप ही है, प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई, हेडिंग होती है पार्टनरशिप डीड, तो फिर आपके ग्रुप को वही BOI बोला जाएगा इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्लियर। और AOP का मतलब हो गया कि पर्सन की डेफिनेशन में तो देखिए सभी लोग आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं पर्सन डेफिनेशन, इंडिविजुअल भी आ रहा है, नेचुरल पर्सन, HUF भी आ रही है, कंपनी भी आ रही है, फर्म। तो अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन भी है जो नेचुरल पर्सन नहीं है, यानी जिसे लॉ ने क्रिएट किया, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब, तो आपके ग्रुप को बोला जाएगा एसोसिएशन पर्सन। जैसे टाटा कंपनी ने भी बोला कि मैं भी आपके साथ पैसे मिला लेती हूँ, और जो प्रॉफिट होगा हम सब बांट लेंगे आपस में। तो अब टाटा कंपनी भी आ गई आपके ग्रुप में, तो कंपनी इंडिविजुअल तो है नहीं, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो क्रिएटेड बाय लॉ है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आपके ग्रुप को अब BOI नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कुछ आपके ग्रुप में आर्टिफिशियल पर्सन है और कुछ नेचुरल पर्सन है, तो आपके ग्रुप को क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्लियर। अब पढ़ लेते हैं फटाफट। When person combine together for promotion of joint enterprises, जब आप मिलके jointly कोई enterprises चलाते हैं, कोई event run करते हैं, business करते हैं, they are assessable, तो आपकी income assessable मतलब calculate होती है as an AOP, आपको AOP माना जाएगा, association of person, if they do not in law constitute a partnership, अगर वो partnership act के according partnership नहीं खोलते हैं, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, ये भी एक पार्टनरशिप ही है, पर ध्यान से समझिए, पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट होगा, आपने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना तो ज़रूरी नहीं है, पर पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। तो जो एग्रीमेंट होता है कोर्ट के पेपर पे, उसमें लिखा होगा पार्टनरशिप डीड, पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, आपने केवल MOU बनाया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में केवल टर्म्स कंडीशन लिखी है, तो आपके ग्रुप को AOP बोला जाएगा।
इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन एंड अ पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पज होगा, आपने किसी कॉमन पर्पज के लिए खोला होगा, और ऑब्जेक्ट एक्शन देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस इनकम, जिस उद्देश्य से आपने वो ग्रुप बनाया उसमें कोई इनकम होगी। इट इज़ नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम ज्वाइंटली, ये जो नहीं कि सब लोगों को इनकम ज्वाइंटली मिले, किसी एक को भी इनकम मिल, एक को एक भी इनकम अर्न कर सकता है, बाद में बांट सकता है। को हायर जो होते हैं, को हायर मतलब जो आपके साथ में को लीगेटी होते हैं, साथ में मिलकर जो काम करते हैं। को डोनीज होते हैं, ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। और एक्शन वुड बी चार्जेबल एज एन एओपी, और आपकी इनकम को एओपी के तौर पे टैक्सेबल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर यश, यश तो एक नेचुरल पर्सन हो गया, एबीएन कंपनी फर्म एंड एक पार्टनर फर्स्ट फर्म हो गई, एंड एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हो गई। देखिए 3 लोग हो गए इसमें, एक तो नेचुरल पर्सन है मिस्टर यश, एबीएन कंपनी पार्टनरशिप फर्म है आर्टिफिशियल पर्सन, एक्स प्राइवेट लिमिटेड भी एक कंपनी है। ज्वाइन टुगेदर टू कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तीनों मिलकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे। अदरवाइज देन एज ए पार्टनरशिप फर्म, पर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं खोली है, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया होगा उसकी एमओयू हेडिंग होगी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप डीड। कई लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये भी तो पार्टनरशिप है, तो इसे पार्टनरशिप क्यों नहीं बोले। अगर आपने उस एग्रीमेंट की हेडिंग डाली है पार्टनरशिप डीड, जो तो आप पार्टनर कहलाएंगे, तो आप पे पार्टनरशिप एक्ट डिपेंड करता है। आपने एलएलपी खोली है, पार्टनरशिप फर्म खोला है, तो आप पे पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजन अप्लाई होंगे। और अगर आपने कोई एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसको लिखा है, बस हेडिंग पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपके ग्रुप को या तो एओपी बोला जाएगा या बीओआई बोला जाएगा। अगर केवल नेचुरल पर्सन है तो बीओआई, अगर आर्टिफिशियल पर्सन भी है तो एओपी। तो सच एसोसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बार बार बता रहा हूँ, केवल नेचुरल पर्सन मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं और पार्टनरशिप डीड को के तौर पे नहीं बनाते, वो पार्टनरशिप नहीं खोलते हैं, वो एमओयू साइन करते हैं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तो आपके ग्रुप को बीओआई बोला जाएगा। राइट, it denote the status of person like executor trustees who merely receive the income jointly, जो आपको income receive होती है, and who may be accessible in the like manner and to the same extent as the beneficiary individual, जिसके benefit के लिए आपने खोला है उसके ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट हो गया तो आपने ट्रस्ट खोला है, तो उसमें ट्रस्टीज होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं जो काम करते हैं इंडिविजुअली बेनिफिशियरी के लिए, तो कोई इनकम अराइज होती है तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पे टैक्स देना होता है। दस को एग्जीक्यूटर जो साथ में काम करते हैं, को ट्रस्टीज आर एक्सेसिबल है बीओआई, उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाता है। देयर टाइटल इंटरेस्ट आर इनडिविजिबल, वो बढ़ता नहीं है, कॉमन प्रॉफिट अराइज होता है। इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाय एन असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम बीओआई, जो बीओआई से आपको हिस्सा मिलेगा वो आपके लिए माफ हो जाएगा, क्योंकि बीओआई आपका ग्रुप पहले ही टैक्स दे चुका होता है। राइट, जैसे मान लीजिए आपने किसी फेयर में काम किया, अगर इसमें टर्म्स भी समझ लें, ट्रस्ट भी आए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सब लोगों ने मिलकर कोई इवेंट हो रहा है आपके शहर में, आप 15 फ्रेंड्स हैं, 15 फ्रेंड्स हैं, आपने मिलकर क्या किया, सस्ती रेट्स पे, चीप प्राइस पे आप गुड्स खरीदेंगे होलसेल में। जैसे आपने 10 लाख का गुड्स खरीदा और 5 लाख का आपने प्रॉफिट ऐड किया, और इवेंट में जो 15 दिन इवेंट चला उसमें बेचा, तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ आपके ग्रुप को, या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपके ग्रुप को बीओआई बोलेंगे, क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट किया वो पार्टनरशिप एक डीड हेडिंग नहीं है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के तौर पे आपने एग्रीमेंट किए। तो ये जो 5 लाख रुपए की इनकम हुई है, इस पर बीओआई के तौर पे आपको पैन कार्ड लेना होगा और इनकम टैक्स पे करना होगा। तो एक वर्ड कॉमन आता है सर, ट्रस्ट क्या होता है। आप कई जगह देखते हैं बिरला ट्रस्ट है या कोई बहुत सारे फाउंडेशन या ट्रस्ट होते हैं, तो सर ये ट्रस्ट होता क्या है, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ट्रस्ट को, तो पर समझ लें ट्रस्ट 2 तरीके का हो सकता है। एक तो प्राइवेट ट्रस्ट होता है, जो नाम से पता चल रहा है प्राइवेट किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, और एक होता है पब्लिक ट्रस्ट। और जो ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है इंडिया में, उसमें रजिस्टर्ड होता है। राइट, ट्रस्ट का भी कानून बना हुआ है ट्रस्ट एक्ट, उसमें आपको ये रजिस्टर कराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं जैसे बिरला मंदिर का ही एग्जांपल लेते हैं। जनरली बड़े बड़े शहरों में और भी शहरों में इंडिया में बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर बिरला ट्रस्ट के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, अब बिरला मंदिर जब बनेगा, ठीक, तो बिरला जी ने बनाया है। राइट, ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए बनाया है, पब्लिक का कोई भी आदमी जा सकता है मंदिर में, ऐसा नहीं बोला है कि बिरला परिवार के लोग ही आएंगे। राइट, पर बिरला जी खुद थोड़ी वहाँ पे मैनेजमेंट चलाते हैं। राइट, तो वो किसी को संभालने के लिए देते हैं मैनेजमेंट,
उनको बोलते हैं ट्रस्टी, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये होता है ट्रस्ट। बस अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो नॉर्मल लैंग्वेज हो गया। ट्रस्ट में जो बनाता है ट्रस्ट, जो क्रिएट करता है ट्रस्ट, उसे ऑथर बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। जिसके द्वारा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किया जाता है उसे ट्रस्टी बोलते हैं, और जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं। ये 3 टर्म्स होते हैं ट्रस्ट में। तो अब इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बर्डन है, लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि रजिस्टर्ड होता है, हवा में नहीं बनता है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना होगा कानून में। तो ट्रस्ट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन है, क्रिएटेड बाय ऑथर, जो ऑथर क्रिएट करता है, ठीक है, इन फेवर ऑफ ट्रस्टी। वो ट्रस्टी पे डालता है जिम्मेदारी कि भैया तुम्हें इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना है, राइट। जब पुजारी जो होते हैं बिरला मंदिर के, वो ट्रस्टीज होते हैं जो उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं। और इन द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, किसके बेनिफिट के लिए देता है वो जिम्मेदारी? बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी पब्लिक है बिरला मंदिर में, अगर मान लो पब्लिक की जगह ये कोई प्राइवेट पर्सन के लिए बनता है कि ये बोलते नहीं हमारे परिवार के लोग ही इस मंदिर में जा सकते हैं, तो वो ट्रस्ट प्राइवेट हो जाता। क्लियर? अगर केवल पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया गया है तो प्राइवेट ट्रस्ट होगा, अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया है, कोई भी जा सकता है, तो पब्लिक ट्रस्ट होगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ट्रस्ट का मीनिंग कोई आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? ट्रस्ट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक कानूनी बर्डन है, हु क्रिएटेड बाय ऑथर, जो ऑथर क्रिएट करता है, इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी के फेवर में, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। यही है इसका मीनिंग जो आप बताएंगे कोई भी अगर आपसे पूछता है। ट्रस्ट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय ऑथर इन फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। ट्रस्ट खोल जनरली लोग इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट खोलते हैं, जो जैसे मंदिर हो गए, धर्मशाला हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी जनरली ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट को बहुत सारी इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्हें काफ़ी हद तक टैक्स नहीं देना होता है इंडिया में, एक तरह से ज़ीरो टैक्स देना होता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। तो पब्लिक ट्रस्ट खोलने में काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं मिलता कोई टैक्स का बेनिफिट, क्योंकि वो तो प्राइवेट लोग के लिए खोला गया है। पर पब्लिक ट्रस्ट खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशन मतलब छूटें मिलती हैं इनकम टैक्स में, टैक्स काफ़ी हद तक माफ़ हो जाता है। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं। तो म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन हो सकते हैं, क्लब हो सकते हैं, मेंबर्स क्लब होते हैं, बहुत सारे क्लब बना लेते हैं आप, ठीक है। आपके फ्रेंड मिलकर क्लब भी बना सकते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो कोई कॉमन एक्टिविटी है तो वो BOI हो गया अगर नेचुरल पर्सन ही मेंबर है। सेक्शन 2 क्लॉज 31, ये पढ़ ही रहे हैं आप, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में ही पर्सन की डेफिनेशन है। फर्दर एक्सप्लेन दैट एन एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन, आपको टैक्स वाले पर्सन ही मानेंगे, वेदर और नॉट इट वॉज फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग इनकम, प्रॉफिट और गेन। चाहे आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या प्रॉफिट कमाना ना हो, जरूरी थोड़ी सारी ग्रुप हम प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए। जैसे आप सब 15 फ्रेंड ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और हर संडे हम शहर की सफाई करेंगे। अब बिना पैसे के हर शहर से कचरा उठा के सफाई कर रहे हैं, तो एक सोशल वेलफेयर के लिए बन सकता है आपका ग्रुप। तो ऑब्वियसली अगर सोशल वेलफेयर के लिए बन रहा है तो कोई इनकम तो होगी नहीं, और जब इनकम ही नहीं होगी तो इनकम टैक्स की बात ही नहीं उठेगी। Accordingly, even if such entities have been formed not for earning any income or profit, भले ही आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, फिर भी आपको पर्सन तो बोला ही जाएगा, क्योंकि आपके नेचुरल पर्सन ने कोई ग्रुप बनाया है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड आर कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और आपके इनकम टैक्स के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब डिफरेंस क्या है AOP में? बहुत ईजी है। AOP में तो नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, जबकि BOI में इंडिविजुअल, केवल नेचुरल पर्सन मिलकर ही ग्रुप बना सकते हैं। In case of a BOI, body of individuals, only individual can be the member, whereas in case of AOP, any person can be its member. Any person, तो सभी जैसे कंपनी यानी आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म एक्सेट्रा कैन बी मेंबर ऑफ AOP बट नॉट ऑफ BOI. इन केस ऑफ AOP, अगर आप AOP हैं एसोसिएशन पर्सन, मेंबर वॉलंटरी कम टुगेदर, सब इच्छा से मिलकर काम करते हुए, द कॉमन विल फॉर अ कॉमन इंटेंशनल पर्पस, सबकी कॉमन इच्छा होती है, कॉमन पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। वेयर एज जबकि इन केस ऑफ BOI, अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप बनाते हैं, सच कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो सकता है आपकी कॉमन, आपकी इच्छा हो भी सकती है और इच्छा नहीं भी हो सकती है, फिर भी आपको वो ज्वाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा है, इच्छा नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, इनके पास प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, सपोज, राइट। इनकी वाइफ है मिसेज ए,
और इनकी वाइफ, इनके एक बेटा है, मान लेते हैं मिस्टर डी। इस प्रॉपर्टी से हर साल इनकम आती है, मान लेते हैं 1 करोड़ की रेंटल इनकम। ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 करोड़, इससे हर साल आपको रेंट मिलता है, रेंटल इनकम आती है आपको 1 करोड़। मिस्टर ए की हेल्थ सही नहीं है, इन्हें लगता है इनकी कभी भी डेथ हो सकती है, ठीक है। अब इन्हें लगता है कि इनकी वाइफ का क्या होगा इनकी डेथ के बाद। बेटा तो फिर भी चलो अभी काफ़ी यंग है, वो अपनी बेनिफिट्स कमा सकता है या अभी पढ़ रहा है, वॉट कोई भी हो सकता है रीज़न। तो ये मिस्टर ए क्या करते हैं, ट्रस्ट डीड बनाते हैं। ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड होता है, ट्रस्ट अभी बताया, डीड मतलब एग्रीमेंट, ट्रस्ट में जो किया जाता है। इस ट्रस्ट डीड में लिख के जाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिल रही है उस प्रॉपर्टी की इनकम का 30% मेरी वाइफ को दिया जाएगा एवरी मंथ, या जो भी है राइट। तो मिस्टर डी पे डाल दी जिम्मेदारी कि मिस्टर डी ही इसका ऑनर होगा प्रॉपर्टी का आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए। पर जब तक मेरी वाइफ जिंदा रहेगी उसको उस प्रॉपर्टी की इनकम का 30% हर साल देना होगा। ये एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है। तो ये ट्रस्ट क्रिएट हो गया। अभी बताया था ट्रस्ट का मतलब, ट्रस्ट मीन एक ऑथर होगा जो ट्रस्ट बनाएगा उसे ऑथर बोलेंगे। एक होगा ट्रस्टी जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी संभालने की, और एक होगा बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, तो मिसेस भी बेनिफिशियरी, राइट। तो एक ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर दिया ट्रस्ट, ठीक है यहाँ पर। तो अब चाहे डी की इच्छा थी या नहीं थी उसे इस विल को मानना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, सच कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। चाहे कॉमन इच्छा थी, डी भी रेडी था देने को अपनी मम्मी को, नहीं भी था तब भी उसे वो विल माननी पड़ेगी, इच्छा माननी पड़ेगी। तो आप तो सारे नेचुरल पर्सन हैं तो बी वाई कहा जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, मान लो आप ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, कॉमन विल भी लिख जाते हैं, तो यहाँ पे नॉट सारे नेचुरल पर्सन हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाए। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आपके शहर में होती है, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, बॉम्बे से तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो ये लोकल अथॉरिटीज़ का काम क्या होता है, जो लोकल चीज़ें होती हैं, जैसे रोड्स बनाना, लाइटिंग, प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, देखना, राइट। तो ये सब ये काम करते हैं, तो इन्हें भी इनकम हो सकती है। ऑल्दो इनकी काफ़ी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स में टैक्स नहीं लगता है, पर कुछ केसेस में इन्हें भी टैक्स देना होता है। तो इन्हें भी पैन कार्ड लेना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, परमानेंट अकाउंट नंबर। और अगर आप अर्न कर रहे हैं कोई इनकम, इफ़ यू आर अर्निंग एनी इनकम ऑब्वियसली देन यू हैव टू लायबल टू पे टैक्स, तो आपको टैक्स पे करना होगा। द टर्म लोकल अथॉरिटी जो होती है मीन्स अ म्यूनसिपल कमेटी होगी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, यहाँ पे म्यूनसिपल बोर्ड कमिश्नर्स के अंडर में आता होगा। अदर अथॉरिटी कोई भी ऐसी अथॉरिटी जैसे पंचायतें हो गई गाँव में, राइट, लीगली एंटाइटेड है, जिन्हें लीगली एंटाइटेड किया गया है। इंटरेस्ट में तो होता है जिम्मेदारी सौंपना किसी को, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है जिम्मेदारी, विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट इन्हें करना है द म्यूनसिपल और लोकल फंड्स का, राइट। तो इस नोट में ये लिखा गया कि म्यूनसिपल जो लोकल अथॉरिटी होती है इनकी काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पर कुछ इनकम पे टैक्स देना होता है। ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपके समझ लें। A local authority is taxable in respect of that part of its income। एक लोकल अथॉरिटी को उसी इनकम पर टैक्स देना होता है विच अराइज फ्रॉम एनी बिजनेस, जो किसी भी बिजनेस से अराइज होती है, ऑन बाय इट इन सो फार, उस हद तक, दैट इनकम डज नॉट अराइज फ्रॉम सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कोई वस्तु नहीं बेचेंगे और सर्विस विद इन इट्स ओन जुडिक्शन एरिया। ठीक, कितनी टिपिकल नॉलेज होती है लॉ की, सीधा सीधा नहीं लिखा जाता है, लॉ में घुमा के लिखा जाता है। इसमें ये पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि जो जैसे मान लीजिए आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जयपुर, राइट, तो एक लिमिट होती है म्यूनसिपल की, जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हर शहर में एक लिमिट होती है कि इससे इस यहाँ तक म्यूनसिपल की बाउंड्री है, उसके बाद म्यूनसिपल की अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। तो जो मेन गवर्नमेंट ये बताती है लिमिट कि कहाँ तक म्यूनसिपल अथॉरिटी एक्सटेंड होगी। तो मान लीजिए म्यूनसिपल अथॉरिटी है जयपुर में, JD, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिट है कि इस लिमिट तक ये अपनी सर्विसेज दे सकती है जयपुर में, राइट। तो ये जो लिमिट में दे रही है सर्विस, यहाँ पे कोई भी गुड्स बेचेगी, कोई भी सर्विस देगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये लिखा है इस पैराग्राफ में। हाँ, इस लिमिट से बाहर कोई सर्विस या कमोडिटी बेचती है, कोई सर्विस देती है या कोई कमोडिटी को मतलब सामान बेचती है, जैसे प्लॉट्स वगैरह बेच रही है, कमोडिटी कोई भी गुड्स बेच रही है, कोई भी सर्विस दे रही है, उसके बदले पैसे चार्ज कर रही है, तो अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके जो सर्विस देती है लोकल अथॉरिटी, उस पर टैक्स लगता है। यानी विद इन जुडिक्शन जो भी इनकम हो रही है उसको, जो सर्विस या गुड्स वो बेच रही है, जैसे प्लॉट्स बेचते हैं,
म्यूनसिपल अथॉरिटी से तो प्लॉट लेना होता है आपको, जहाँ आपको प्लॉट खरीदना है शहर में तो आपको पट्टा लेना होता है जेडीए से। मैं यहाँ जेडीए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप कोई और वर्ड भी यूज़, आपके शहर में कोई और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो अगर विद इन जुडिक्शन कोई गुड्स या सर्विस देता है और उससे कोई इनकम होती है तो उस पर तो टैक्स नहीं देगी लोकल अथॉरिटी, पर अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके जो एरिया बताया गवर्नमेंट ने उससे बाहर जाके भी अगर कोई सर्विस देती है तो उसे टैक्स देना होगा। जैसे मान लीजिए एरिया ख़त्म हो गया, दूर दराज में एक गाँव है, वहाँ पे कोई रोड्स बनानी है तो इसने अपनी मशीन किराए पे दे दी कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया लो मशीन, और किराया ले रही है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी 10 लाख रुपए महीना। तो ये अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके कोई इनकम हो रही है इसको उस मशीन पे और वो रेंट रिसीव कर रही है तो ऑब्वियसली इस पर टैक्स देना होगा। पर अपनी जुडिक्शन से बाहर जाकर अगर वाटर सप्लाई करती है कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या इलेक्ट्रिसिटी बिजली सप्लाई करती है तो इसे एग्जाम कर दिया टैक्स वालों ने, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब समझ में आ जाएगी, आप कोई लाइन पढ़ते ही देखिए, मैं हिंदी बनाऊंगा तो नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में। लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल, एक लोकल अथॉरिटी को टैक्स देना होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम, केवल उसी पार्ट पर, पूरी इनकम पे नहीं देना होता, केवल उसी पार्ट ऑफ इनकम पे टैक्स देना होता है विच अराइज, जो कि उससे मिलती है फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट, जो उसके द्वारा किया जा रहा है, इन सो फार, उस हद तक, एज दैट इनकम डज नॉट अराइज, अगर वो इनकम अराइज नहीं होती है फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स ओन जुडिक्शनल एरिया, यानी जिसे अपने जो एरिया दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उस एरिया में अराइज नहीं हो रही है इनकम, यानी उस एरिया से बाहर अराइज हो रही है तो आपको टैक्स देना होगा। हाउएवर इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड द लोकल अथॉरिटी, भले आप अपने एरिया से बाहर जाके सर्विस दे रहे हैं, उन जुडिशनल एरिया इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं देना होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब इनके अलावा जो भी पर्सन बच गए वो इस कैटेगरी में फॉलो होंगे। आप पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन क्यों दी गई, क्योंकि सर अगर आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना होगा इंडिया में अगर आप इनकम अर्न करते हैं। एक था इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर आपने पढ़ा था कंपनी, फिर आपने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म, फिर आपने पढ़ा AOPOBI, फिर आपने पढ़ा लोकल अथॉरिटी, राइट। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जिसे कानून एक पर्सन का दर्जा देता है तो उसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। अगर इंटरव्यू पूछ ले व्हाट बाय आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो आप रोबोट नहीं बोलेंगे, रोबोट कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब होता है जिसे कानून बोलता है कि इसे पर्सन ही माना जाएगा, यानी उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो एक नेचुरल पर्सन में होती है, बस वो दिखाई नहीं देगा, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि किसी ना किसी कानून में रजिस्टर्ड है। तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, दैट इज सच पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन इंडिया। किसी भी कानून में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल मतलब न्यायिक पर्सन, आर द एंटिटीज, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन तो नहीं है, जिन्हें नेचर नहीं, केवल इंडिविजुअली नेचुरल पर्सन होता है, बट आर सेपरेट एंटिटीज, इन्हें सेपरेट माना जाता है मेंबर से इन द आई ऑफ लॉ। दिस इज अ रेजिडुअल कैटेगरी कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन, रेजिडुअल मतलब ये लास्ट कैटेगरी है जो बची है, रेजिडुअल मतलब बची है जिसमें सारे पर्सन कवर होंगे विद अ जुरिस्टिक पर्सनैलिटी, जिनको कानून एक जुरिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रीट करता है, उन्हें अलग माना जाता है मेंबर से, नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ द पर्सन, जो ऊपर फॉल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल डेटीज जो देवस्थान होते हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, राइट, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, सोमनाथ, ये सब डेटीज़ हैं, इन्हें भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का दर्जा है। बार काउंसिल, अगर आप एडवोकेट्स हैं तो एक बार काउंसिल बनी हुई है जिसकी मेंबरशिप लेने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सिंपल है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कानून में रजिस्टर्ड है, जो ऊपर की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा है, ऊपर के पॉइंट्स में कवर नहीं हो रहा है जो आपने पढ़ा, तो वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इस कैटेगरी में आएगा। एक कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर उसको तो सेपरेटली टैक्स ने बता ही रखा है पर्सन की डेफिनेशन में, पर अगर किसी चीज़ को सेपरेटली नहीं बता रखा पर वो भी किसी लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो इस कैटेगरी में कवर्ड होगा। जैसे यूनिवर्सिटी खोलनी है तो यूजीसी की परमिशन लेनी पड़ती है, अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऐसे हवा में नहीं खुल जाती, राइट, तो वो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, तो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकम, सेक्शन 2 क्लॉज 24। अब क्वेश्चन होता है सर इनकम की डेफिनेशन देने के पीछे क्या लॉजिक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं 1961, तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे ना कौन सी इनकम पे टैक्स लेंगे, हमें सपना थोड़ी आ रहा है,
हम तो बचना ही चाहेंगे, एसएससी तो मना ही करेगा ये इनकम नहीं है। तो टैक्स वालों को डिफाइन करना होगा कि भाई हमने इन इनकम माना है, और अगर आप इस कैटेगरी में आती है वो चीज़ जो आपको मिल रही है तो उसे इनकम माना जाएगा, और उस इनकम पे आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। तो हम पढ़ लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिगन स्टार्ट होती है विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स, कि इसमें कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होंगी। देयरफॉर इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है जो लिख दिया है टैक्स वालों ने वो तो इनकम माना जाएगा, जो लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में कि भाई इन चीज़ों को इनकम माना जाएगा, प्रॉफिट्स माना जाएगा, तो उस पर तो आपको टैक्स देना होगा। एंड नॉट एन एग्जॉस्टिव वन, पर ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो लिख दिया ना उसे इनकम आना जाएगा, जो लिखने से रह गया और भले ही वो भी इनकम है फिर भी उस पर टैक्स नहीं देना होगा। पर ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इसे पढ़ समझ लो, ये आपके और लॉ में भी हेल्प करेगा। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अब से फ़र्क क्या है इन दोनों वर्ड में? हर लॉ में आ सकता है, चाहे आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है जो लिख दिया है ना उसी को माना जाएगा, जो लिखने से रह गया उसे नहीं माना जाएगा उसके अंदर, कि वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। जैसे मैंने टैक्स में बोल दिया कि अगर आपको कोई पैसे देता है फ्री में गिफ्ट तो हम इसे इनकम मानेंगे, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव लिखा हुआ है, साफ साफ इंक्लूड कर दिया गया उस चीज़ में, गिफ्ट दे दिया राइट। पर अगर मान लीजिए कुछ अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, ये टैक्स वजह से यहाँ पे लिख दिया कि रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा या फ्रेंड से गिफ्ट मिलेगा तो इनकम है, मान लेते हैं समझने के लिए, वैसे ही पढ़ेंगे एक लिमिट है वो टैक्स नहीं लगता। पर अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो, क्लाइंट आपको गिफ्ट दे रहा है, क्लाइंट भी कई बार गिफ्ट देते हैं, आपके काम से खुश होकर आपने डॉक्टर को एक्स्ट्रा पैसे दिए या एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट दिया तो गिफ्ट हो गया डॉक्टर के लिए। पर वो लिखा नहीं है टैक्स वालों ने कि गिफ्ट, अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है उसके काम से खुश होकर क्लाइंट एक्स्ट्रा पैसे देता है, कोई गिफ्ट देता है तो क्या होगा, ठीक है, वो लिखा हुआ है न्यूज़ डेफिनेशन में, तो वो एग्जॉस्टिव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है वो आएगा ही नहीं आएगा। अगर टैक्स वालों ने किसी लॉ में लिख दिया कि दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव बट नॉट एन एग्जॉस्टिव वन, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कोई चीज़ अगर छूट गई है लिखने से पर वो भी इनकम की क्राइटेरिया में आ रही है, इनकम प्रॉफिट आपको दे रही है तो उस पर टैक्स देना होगा। तो गिफ्ट क्लाइंट से मिल रहा है तो क्लाइंट आपको पैसे देता ही है सर्विसेज के लिए, तो वो इनकम में फॉल करेगा। क्लियर? तो ये मतलब होता है इस चीज़ का कि कोई डेफिनेशन अगर इंक्लूसिव है तो जो चीज़ें लिखी हैं वो तो मानी ही जाएंगी, और वो एग्जॉस्टिव वन नहीं है तो फिर कोई चीज़ अगर छूट भी गई है लिखने से पर वो भी इनकम की डेफिनेशन को फुलफिल करी तो उसे भी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सच ए डेफिनेशन डज नॉट कन्फाइन द स्कोप ऑफ इनकम, ये स्कोप ऑफ इनकम डिफाइन नहीं करता कि भाई यही चीज़ इनकम है, बट लीव रूम फॉर मोर इंक्लूजन, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म, जो एम्बिट में द एरिया है टर्म मतलब इनकम का। अगर कोई चीज़ लिखने से रह गई है डेफिनेशन में पर वो इनकम की टाइप को फुलफिल कर रही है, इनकम ही है, तो उस पर भी टैक्स आपको देना होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ द एक्ट गिव अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, एक स्टैट्यूटरी में लीगल डेफिनेशन दी गई है इनकम की। द फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसिट, अगर ये पैसा आपको मिल रहा है, और स्पेशली इंक्लूडेड इन द सेट डेफिनेशन, इन्हें इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। प्रॉफिट एंड गेन तो समझते ही हैं, प्रॉफिट और गेन में फ़र्क होता है। प्रॉफिट होता है कि जो आप जैसे 12 मंथ की इनकम को आपने ऐड किया, इनकम एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, अगर आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, मैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेल करता हूँ डेटर्स को, मैंने ए को सामान बेचा, 100 रुपीज़ की कॉस्ट थी पर मैंने 150 में बेचा, मैं इंडिविजुअल देख रहा हूँ, मैं पूरी साल की इनकम नहीं देख रहा हूँ, तो मैं इसे बोलूँगा इनकम, मुझे 50 रुपीज़ की इनकम हो गई, ठीक है। पर आप पूरे साल के भर के ट्रांजेक्शन देख रहे हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 12 मंथ जो फाइनेंशियल होता है, तो वो सारी क्यूमुलेटिव इनकम्स को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, वो मेरा प्रॉफिट है। इंडिविजुअली देख रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन को तो वो इनकम बोला जाता है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऐसा बोलती है राइट। और अब क्यूमुलेटिव देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर 12 मंथ की इनकम को ऐड कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो जब आता है निकल के उसे प्रॉफिट बोलते हैं। और गेन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आपको नॉर्मल अदर देन नॉर्मल सिचुएशन होती है, जैसे फिक्स एसेट बेची आपने, ठीक है, ज्वेलरी शेयर डिवेंचर, तो गेन होता है वो,
ठीक है। ऐप जो अदर देन डे टू डे के अलावा आप कोई एक्टिविटी करके पैसा कमाते हैं तो गेन में आएगा। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे गेन हो उसमें इनकम है। डिविडेंड आप समझते ही लास्ट क्लास में पढ़ाया था। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग द शेयर होल्डर। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा कंपनी ने अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्रॉफिट, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड एक तरह से रिटर्न है किस पर, शेयर्स पर। डिविडेंड जैसे आप एफडी कराते हैं तो रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट, राइट। तो इसी तरह अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो रिटर्न मिलता है उसे आप डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को अगर कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड आप पढ़ चुके हैं, दो तरीके का होता है। जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है डिविडेंड उसे तो फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड बोलते हैं नॉर्मल। और दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो इनकम है। द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज सबसेक्शन 3, यानी परक्यूजिट, ठीक है। और प्रॉफिट मिलता है। परक्यूजिट मतलब अभी आप पढ़ेंगे सैलरी वाला चैप्टर। एक होते हैं अलाउंसेस सैलरी में और एक होते हैं वर्ड परक्यूजिट्स। आपकी सैलरी के अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को या ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा आपका एम्प्लॉयर कैश में, ठीक है। उन्हें बोलते हैं अलाउंसेस, यानी मॉनेटरी फॉर्म में मिलेंगे, कैश की फॉर्म में मिलेंगे, तो ये तो कहलाते हैं अलाउंसेस। ये भी इनकम है ऑब्वियसली सैलरी। और परक्यूजिट मतलब होता है वो कैश नहीं देगा, आपको बेनिफिट्स दे देगा नॉन मॉनेटरी। इन्हें बोलते हैं नॉन कैश या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी मतलब कैश बेनिफिट्स, तो ये नॉन मॉनेटरी हैं। जैसे आने जाने को गाड़ी दे दी, ठीक है, आपको रहने को घर दे दिया, आपके घर कुक अपॉइंट कर दिया, सर्वेंट अपॉइंट कर दिया, पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ये परक्यूजिट्स होते हैं। इसमें आपको कैश फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, आपको कोई बेनिफिट्स पहुंचाया जाएगा। तो फिर ये जैसे मान लीजिए आपको रहने को मकान दे दिया, अगर आप मकान आप खुद किराए पे लेते तो 20,000 पर मंथ की रेंट पे मिलता, पर आपको तो अब रेंट नहीं देना पड़ा तो 20,000 रुपये बच गए एक तरह से आपके। तो ये भी इनकम मानेंगे टैक्स वाले और ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कैसे होगी कैलकुलेशन, ये सब हम सैलरी वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो भले ही आपको चाहे मॉनेटरी बेनिफिट मिले अलाउंसेस, चाहे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिले परक्यूजिट, आपको ये इनकम है और इस पर टैक्स देना होगा। अब कैसे कैलकुलेशन होगी ये सब सैलरी वाला चैप्टर आएगा, उसमें आप ढंग से पढ़ेंगे, क्लियर। तो कोई परक्यूजिट मिलता है, कोई प्रॉफिट मिलता है सैलरी की जगह, तो ये टैक्सेबल होता है। तो हमने पढ़ लिया, एक तो आपकी प्रॉफिट एंड गेन आ जाएगा इनकम की डेफिनेशन में, एक डिविडेंड आ जाएगा, एक आ जाएंगे परक्यूजिट। शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो नेक्स्ट बताया था कोई भी अलाउंसेस वगैरह आ जाएगा। एनी स्पेशल अलाउंस मिला, अलाउंस मतलब कैश बेनिफिट मिला, और बेनिफिट अदर देन परक्यूजिट्स के अलावा इंक्लूडिंग अबव स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द असेसी। असेसी मतलब टैक्स पेयर जिसकी बात, टू मीट मतलब फुलफिल करना, एक्सपेंस को चुकाने के लिए, होली नेसेसरी एंड एक्सक्लूसिव फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। भले आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है पैसा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी अलाउंसेस मिला है स्पेशल, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया आने जाने, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया कि भाई आप शहर से बाहर जा रहे हैं ऑफिस के काम से, तो जो पैसे मिलते हैं उसे ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। तो ये भी इनकम का पार्ट माने जाएंगे। पर कितना पूरे टैक्स लगेगा, कम लगेगा, हम सैलरी वाले चैप्टर में सीखेंगे कितना माफ होगा, कितना टैक्स लगेगा। और अभी आप समझ लें कोई भी अलाउंस आपको मिलता है, कैश बेनिफिट मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द असेसी टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। ऊपर में ऑफिस एक्सपेंसेस की बात थी, नीचे कहेगी पर्सनल खर्चों को चुकाने के लिए भी कुछ पैसे मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर से। एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट आर ऑर्डिनरी परफॉर्म बाय हिम, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे मिल रहे हैं, या एट अ प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर। और टू कंपनसेट हिम फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ताकि आप अपनी महंगाई जो बढ़ती है तेजी से उसको चुकाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा सैलरी के अलावा आपका एम्प्लॉयर, तो उसे अलाउंसेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, चाहे जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ मिल रहे हैं, चाहे आप जहाँ रहते हैं वहाँ दिया जा रहा है, कोई भी जगह दिया जा रहा है, जिससे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करेंगे। और पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, कैश में, अलाउंसेस कैश में ही होते हैं, तो वो आपके लिए इनकम माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, आपको कोई भी बेनिफिट दिया जाता है, परक्यूजिट्स कोई सुविधा दी जाती है, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, चाहे उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी, किससे मिल रही हैं चीज़ें, कंपनी से मिल रही है। आइदर बाय डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर को मिल रही है कंपनी के, और बाय अ पर्सन, डायरेक्टर कौन होता है जो कंपनी के डिसीजन रन करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रही हैं आप, डायरेक्टर बोल रही, बोर्ड बोलने एक ही बात है, जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कंपनी के बिहाफ पर डे टू डे के डिसीजन लेने के लिए, उन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं।
और बाय अ पर्सन, किसी पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है हु हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब जिसका इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है कंपनी में। अभी आप पढ़ेंगे कब माना जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एक लिमिट आती है। बाय रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर को ना देके आप उसके रिलेटिव को दे दिया, वाइफ को दे दिया, बच्चे को दे दिया बेनिफिट। और सच पर्सन, किसी भी पर्सन को मिल रहा है। एंड सम पेड बाय सच कंपनी, पर पैसा कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन, पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन है पर पे कौन कर रही, कंपनी, तो वो आपके लिए परक्यूजिट है, बेनिफिट है। बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय डायरेक्टर और अदर पर्सन, पर कायदे से आपको देना चाहिए था। वुड, वैसे वो खर्चा आपको देना चाहिए था, पर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, इस वजह से आपको या आपके परिवार वालों को कोई बेनिफिट दे रही है कंपनी, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो या ना हो, उसे इनकम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, कंपनी ने आपको 10,000 रुपीज़ का फूड वाउचर दिया, शॉपर स्टॉप का कोई वाउचर दिया शॉपिंग करने के लिए, अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दिया, कुछ भी हो सकता है, राइट। चाहे ये मनी में कन्वर्ट हो या नहीं हो, अब मनी में तो कन्वर्ट नहीं करा सकते, आपको खाना ही खाना होगा या अमेजोन से कुछ सामान खरीदना होगा, तब भी ये इनकम है। आपके पैसे बच गए तो टैक्स वाले इसे इनकम मानेंगे, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, चाहे आपको दिया हो या आपके बिहाफ पे आपके परिवार को दिया हो या किसी भी पर्सन को दिया हो, राइट। तो चाहे मनी, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पैरा ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कंपनी है और वो कोई बेनिफिट्स देती है अपने डायरेक्टर को या उसके बिहाफ पे उसके किसी रिलेटिव को या पर्सन को, जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो बेनिफिट की वैल्यू है वो डायरेक्टर के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, डायरेक्टर को उसमें टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है किसी बिजनेस और प्रोफेशन का, चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28। तो ये जो सेक्शन 28 है बिजनेस हेड का ही है, तो कोई भी गेन होता है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से, तो आपको टैक्स देना होगा। और प्रोफेशन में जो वर्ड है ये समझने, वोकेशन वर्ड भी इंक्लूड होता है। एक वर्ड होता है बिजनेस, एक वर्ड होता है प्रोफेशन, एक वर्ड होता है वोकेशन। इन तीनों को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही टैक्स देना होता है। अब ने पढ़ा था 5 हेड है इनकम में, इनकम कमाने के 5 हेड बनाए हैं टैक्स उन्होंने, वैसे बहुत से तरीके हैं पर उन्हें मेजरली 5 हेड्स में डिवाइड किया गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सैलरी हेड कब लगेगा, जब मालिक नौकर का संबंध होगा, वहाँ जो इनकम आप कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आप रेंट पे अपने हाउसेज देते हैं तो रेंट जो रिसीव हो रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कोई एसेट बेचते हैं, शेयर डिवेंचर, ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। इनके अलावा कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, जैसे लॉटरी खुल गई, क्रॉसवर्ड पजल, कौन बनेगा करोड़पति में आपने जीता, इंटरेस्ट मिला, तो ये है, राइट। अब सर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। बिजनेस मतलब एनी मॉनिटरी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें आपका प्रॉफिट इंटेंशन है, प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन है, कोई मॉनिटरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कैश में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे पैसा आएगा जाएगा, तो वो बिजनेस कहलाएगा, राइट। तो आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है जिस भी एक्टिविटी में बिजनेस है। प्रोफेशन मतलब, और इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए बिजनेस के लिए, कोई लिटरेट पर्सन भी कर सकता है, इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि प्रोफेशन उसी को बोला जाएगा जिसमें डिग्री ज़रूरी है। पहले आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए रिकोगनाइज अंडर एनी लॉ, प्लस स्किल होनी चाहिए। जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा काम आता है पर आपने सी फाइनल पास नहीं किया, सी का एग्ज़ाम पास नहीं किया, तो डिग्री तो है ही नहीं आपके पास, तो आपको प्रोफेशनल पर्सन नहीं बोला जाएगा। भले आपके पास स्किल है, आपको काम सारा आता है क्योंकि आपने आर्टिकलशिप काफ़ी अच्छी जगह से की है, आपको काफ़ी अच्छा काम आता है, पर आप अपने आप को सी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। तो प्रोफेशन में डिग्री होना मस्ट है और स्किल होना मस्ट है। पहले डिग्री होना तो मस्ट है ही, एटलीस्ट डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। स्किल तो आप 1-2 साल में दोबारा डेवलप कर सकते हैं, पर डिग्री तो नहीं लेके आ सकते बार बार, राइट। और वोकेशन का मतलब क्या होता है सर, तो फ़र्क आ गया बिजनेस प्रोफेशन में, समझ में, राइट। वोकेशन मतलब एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है आप में जिसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आप अपने नेचुरल टैलेंट से अर्न कर रहे हैं, नेचुरल टैलेंट। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, थी मतलब श्रेया घोषाल हैं, तो कोई डिग्री थोड़ी दी है। ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि आपको सिंगर बनना है तो डिग्री होना ज़रूरी है, आपकी वॉइस में दम होना चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं जो आप नाम लेते हैं, जो कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का नाम लेते हैं, तो अपने उन्होंने कोई डिग्री थोड़ी ली है, उन्हें नेचुरल टैलेंट है उनके अंदर, राइट। कोई डांसर है बहुत अच्छा, तो ये नेचुरल टैलेंट को यूज़ करके अगर आप कुछ कमाते हैं तो उन्हें वोकेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा बट वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वायलिन सीखना, एक्सेट्रा।
तो वोकेशन को भी प्रोफेशन का ही पार्ट माना है टैक्स वालों ने। अगर वोकेशनल से भी कोई इनकम होती है, ठीक है, तो आपको BNP हेड में टैक्स देना है। बिजनेस प्रोफेशन जैसे क्रिकेटर हैं, ये सब अपने नेचुरल टैलेंट को यूज़ करें, कोई डिग्री थोड़ी नहीं है क्रिकेटर बनने के लिए, तो वोकेशन को भी प्रोफेशन का ही पार्ट माना जाता है और ये बिजनेस में प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 और सेक्शन 15। अब सर ये डीम्ड प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, इसे समझने वैसे ये आगे भी आएंगे वर्ड पूरे, पर अब इनकम की डेफिनेशन क्लियर कर लें। जितना हो सके साथ के साथ पढ़ते चले, एक्स्ट्रा पढ़ते चले, ताकि वो नॉलेज बेस बना दे, आपका फाउंडेशन बना दे, ताकि आपको टैक्स जल्दी समझ में आए। अब सर ये डीम्ड प्रॉफिट क्या है? डीम्ड का मतलब होता है माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है। डीम मतलब अज्यूम करना, माना जाना। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 से 23 ये एक फाइनेंशियल ईयर है। सपोज आपकी सेल की थी आपने 10, मतलब आपको 10 करोड़ की सेल हुई थी, ये सेल हो गई, ठीक है। 10 करोड़ की सेल में से आपके 2 करोड़ के डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया। तो आप पढ़ चुके 11 से। बैड डेट्स मतलब अगर आप जिन्हें उधार सामान बेचते हैं, जो डेटर्स कहलाते हैं, डेटर्स अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो पैसा डूब जाता है, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स, और ये लॉस है। तो आपकी इनकम कम कर दी टैक्स वालों ने। 8 करोड़ पे ही टैक्स देंगे वो, क्योंकि 2 करोड़ तो पैसा डूब गया आपका, राइट। तो उन्हें छूट दे दी। जैसे मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ का पैसा डूब गया, तो प्रॉफिट कम हो गया, 8 करोड़ ही बचा। आपका प्रॉफिट हुआ था 10 करोड़, तो 2 करोड़ के डेटर ने पैसा नहीं दिया, वो दिवालिया हो गया या बैड डेट्स हो गया, वो भाग गए पैसा लेके, तो आपने टैक्स तो 8 करोड़ पे देना पड़ेगा, राइट। मान लो टैक्स की इनकम है 10%, तो आपका 80 लाख टैक्स आ गया, 8 करोड़ का 10%, ये आपने जमा करा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब क्या होता है 25-26 में, जो आपका साल है, आपने कोर्ट में केस किया था इन डेटर्स पे, पैसा तो लेना था ना। ऐसे थोड़ी 2 करोड़ तो छोटी मोटी की रकम थोड़ी कि 2,000 रुपये आपने छोड़ दिया, भूल गए। 2 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। तो आपने कोर्ट में केस कर दिया था इस डेटर पे। अब 2 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आता है, आप जीत जाते हैं और कोर्ट ऑर्डर देता है कि 2 करोड़ रुपये तुम्हें देने होंगे। अब वो बंदा आपको 2 करोड़ रुपये दे रहा है, तो इस साल आपको पैसा मिल गया, राइट। अब क्वेश्चन उठता है इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनकम 25-26 की तो नहीं है, ये तो 22-23 की इनकम है। और अकाउंट्स में हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था, इनकम उसी साल टैक्सेबल होगी जिस साल अर्न की है। पर 22-23 में तो टैक्स लगा ही नहीं ना इस इनकम पे, क्योंकि टैक्स वालों आपको लॉस हो गया तो टैक्स वालों ने छूट दे दी। अब ये डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, तो टैक्स वाले बोलेंगे भैया अब तो टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले हमने आपको छूट दे दी जिससे आपका टैक्स कम देना पड़ा। तो अब आपको इस पर मान लेते हैं टैक्स की रेट 10% है, तो 20 लाख टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये इस साल की इनकम थोड़ी है जो आप टैक्स दे रहे हो। तो ये होती है डीम्ड इनकम या डीम प्रॉफिट। या डीम प्रॉफिट मतलब ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो उस साल का तो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है उस साल का, पर वो अज्यूम कर दे टैक्स वाले कि वो आपने उसी साल अर्न किया है, सेम ईयर में अर्न किया है और उस पर टैक्स देना होगा, तो ऐसे प्रॉफिट को डीम प्रॉफिट बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। आपको कोई बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट मिलता है अंडर सेक्शन 28, मतलब कोई भी बेनिफिट मिलता है आपको, तो उसमें टैक्स देना होगा। जैसे आप एक डॉक्टर हैं बहुत फेमस, ठीक है, आपके पास कोई मशीन नहीं है, पर कोई कंपनी है जो फार्मा कंपनी है, वो आपकी हेल्प करती है, उस मशीन को आपको दे देती है ताकि किसी आपको ऑपरेशन करने में हेल्प मिल सके, आपको बेनिफिट पहुंचाती है ताकि आप उस कंपनी की दवाइयाँ लेंगे। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये मेडिसिन लेना है, अच्छी ब्रांड की, राइट। तो उस कंपनी ने उस डॉक्टर को मशीन दे दी 1 करोड़ की फ्री में, क्योंकि वो उस कंपनी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, तो उसे कंपनी ने बेनिफिट के तौर पे 1 करोड़ रुपये का एज ए गिफ्ट बोल लें या कोई कर्टसी बोलने करके कि ठीक है आप हमारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम आपको 1 करोड़ की मशीन फ्री में देते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल गया आपको, ठीक है। अगर डॉक्टर खुद खरीदने चाहते हो तो 1 करोड़ रुपये देने पड़ते, तो ये टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे, इस पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो ये लिखा हुआ है कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई भी परक्यूजिट मिलता है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है, तो इस पर बेनिफिट देना होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, इन डॉक्टर साहब को फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है वो कंपनी, फार्मा कंपनी, क्योंकि उस कंपनी की दवाइयाँ बेच रही हैं। तो फार्मा कंपनी ने इस फॉरेन ट्रिप ऑफर करती है, उस फॉरेन ट्रिप का खर्चा है 5 लाख, तो ये परक्यूजिट हो गया। परक्यूजिट मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, पैसे नहीं दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, तो ये भी पैसे बच गए डॉक्टर साहब के, तो इसको भी इनकम मानेंगे टैक्स वाले, ठीक है। तो कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट मिलता है, तो उस पर भी टैक्स देना होता है।
एनी कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। कैपिटल गेन अभी पढ़ेंगे आप, पूरा चैप्टर ही आएगा, यहाँ पे भी पूरे चैप्टर आएगा बिजनेस का। कैपिटल गेन मतलब कोई भी कैपिटल एसेट बोलता है, अकाउंट में अपन कैपिटल एसेट बोलते हैं, यानी फिक्स एसेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एसेट बोलते हैं टैक्स में। अगर कोई कैपिटल एसेट आप बेचते हैं और कोई गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स देना होगा अंडर सेक्शन 45। जैसे ज्वेलरी बेची, लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, शेयर डिवेंचर बॉन्ड बेचे एटसेट्रा, ये सब टैक्स इसमें देना होगा। 11 पॉइंट बात कर रहे हैं कैजुअल इनकम्स की। कैजुअल इनकम एक वर्ड है टैक्स में जो यूज़ होता है, कैजुअल मतलब अचानक इनकम। ऐसी कोई इनकम जो अचानक होती है, ठीक है, उसको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। जैसे लॉटरी खुल गई आपकी, आपने कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीते, क्रॉसवर्ड पजल, तो यानी किस इन सब इनकम को कैजुअल इनकम बोलते हैं। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंडिया में हाईएस्ट रेट इन इनकम पे लगता है, सबसे ज़्यादा टैक्स इन इनकम पे चार्ज किया जाता है, गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं करना चाहती। तो लॉटरी हो गई, बैटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, आपकी कौन बनेगा करोड़पति हो गया, क्विज हो गए, तो ये सब कैजुअल इनकम होती है। कार्ड गेम हो गए एटसेट्रा। देखिए, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर कोई लॉटरी से पैसा जीतते हैं आप, क्रॉसवर्ड पजल, वर्ग पहेली, रेस, कोई रेस, हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, कार्ड गेम खेलते हैं, ताश, एनी अदर गेम, कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग से इनकम होती है, जुआ खेलते हैं और बैटिंग शर्त लगाते हैं, ऑफ एनी फॉर्म और नेचर, किसी भी तरह से आपको कोई फ़ायदा मिलता है, व्हाट्स ओवर, चाहे कुछ भी फ़ायदा मिले, फॉर दिस पर्पज़, लॉटरी का मतलब क्या है, लॉटरी इंक्लूड विनिंग फ्रॉम प्राइजेस अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, कोई चिट निकलती है जिसके नाम से आती है, लॉटरी से मिलता है, या चांस से, या एनी अदर मैनर व्हाट्सएवर, कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे चिंकी पिंकी बबली कोई भी नाम दे दे उस लॉटरी को। आपका तरीका यही है कि कोई चिट निकलेगी, कोई लॉट खुलेगा, उस नंबर निकलेगा, उस नंबर वाले को ही आप प्राइज़ देंगे। कार्ड गेम, ताश और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट इंक्लूड एनी गेम, कोई शो हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच पीपल कॉम्पीट टू विन प्राइज, जिसमें आप कॉम्पीट करते हैं, पैसे जीतते हैं, और एनी अदर सिमिलर गेम। तो अगर आपको ये भी इनकम होती है, कोई लॉटरी मिलती है, कोई क्रॉसवर्ड पजल, कोई भी कॉम्पिटिशन में प्राइज़ लेते हैं टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में और क्विज वगैरह में, और पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे जीतते हैं, तो उन्हें कैजुअल इनकम बोलते हैं शॉर्ट में, और ये इनकम भी टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, एनी सम रिसीव बाय एसएससी फ्रॉम, ये भी समझ लें पहले। जैसे जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, तो पूरी सैलरी घर नहीं ले जा सकती। इंडिया में रूल है कि पीएफ का पैसे डायरेक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। मान लेते हैं जो 10% है, तो 10,000 आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट होंगे, तो आपकी इन हैंड सैलरी हो गई 90। जितना आप कई सैलरी से कटेगा उतना एम्प्लॉयर भी देता है अपने पास से, तो आधा 10,000 आपकी सैलरी से कटा, 10,000 कंपनी ने जमा कराया आपके यहाँ पे, टोटल पीएफ अकाउंट में 20,000 रुपये हो गए। पीएफ अकाउंट खोलना पड़ता है पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग, ये हर महीने जमा होते रहेंगे पीएफ अकाउंट में, और हर कई जब तक आप जॉब करेंगे जमा होते रहेंगे, और विद इंटरेस्ट, और इसमें हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक 60 साल बाद जब आप रिटायर्ड होंगे, 60 ईयर की एज में जब आप रिटायर्ड होंगे, तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। एक तो आप जो जमा कराए थे वो भी होगा इसमें, आपके एम्प्लॉयर का भी हिस्सा होगा, इस पर इंटरेस्ट, तभी रिटायरमेंट पे लोग पार्टी देते हैं कि लमसम अमाउंट रिसीव होता है जो आपने सेविंग की है। पीएफ मतलब भविष्य निधि, निधि मतलब सेविंग हिंदी में, राइट, इंग्लिश में सॉरी, हिंदी में निधि बोलते हैं। तो ये जो पीएफ का पैसा ही जब मिलेगा, ठीक है, तो इसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे, पूरा टैक्स नहीं लगता है, कुछ में एग्जेम्प्ट हो जाती है, एग्जेम्प्ट मतलब माफ़ हो जाती है इनकम, और कुछ केसेस में टैक्स लगता है, तो ये भी इनकम माना जाएगा। टैक्स वाले कहना चाहेंगे कि अगर पीएफ भी कोई हुआ है आपको इनकम, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। एनी सम रिसीव, अगर आपको पैसे मिलते हैं बाय द असेसी टैक्स पेयर के थ्रू फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला, सुपर एनुएशन फंड भी है, ये टाइप्स हैं भी आप पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं पढ़ाए जा रहे, वरना फिर ये डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी कि क्या होता है सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस पीएफ क्या होता है, और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर, क्योंकि आप सैलरी से काटते हैं, अभी क्या होता है कि जो पैसे काट रहा है आपका एम्प्लॉयर, ये अपने पास ही रखेगा, ठीक है, तो एक लिमिट है, अगर इस टाइम तक वो जमा नहीं कराएगा तो माना जाएगा वो एम्प्लॉय के साथ धोखा दे रहा है, पैसे तो काट रहा है, एम्प्लॉय जमा नहीं कर रहा, तो इसे भी वो इनकम मान लेंगे, ठीक है। आपकी तो मानेंगे जब टाइम पैसा मिलेगा आपको उसके, पर एम्प्लॉयर अगर आपकी सैलरी से तो काट रहा है पर जमा ही नहीं करा रहा है पैसा, तो उसकी इनकम माना जाएगा, उस पर टैक्स देना होगा। और भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी होगा अगर आप धोखा दे रहे हैं,
पर अभी तो टैक्स वाले ने लिखा है कि अगर कोई भी सम आप रिसीव करते हैं फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय से, कैसे रिसीव करेंगे, उनकी सैलरी से काट रहे हैं पीएफ के नाम से पैसा या ईएसआई के नाम से पैसा, तो अगर वो आप एक पर्टिकुलर टाइम दिया टैक्स वाले ने, अगर वो जमा नहीं कराते उस पर्टिकुलर टाइम तक, तो वो इनकम मान लिया जाएगा आपकी और आपको टैक्स देना होगा, यानी कंपनी को टैक्स देना होगा उस पैसे पे। तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे हर कंपनी टाइम पर पीएफ का पैसा जमा कराएगी पीएफ अकाउंट में, ताकि वो ये पॉइंट का वायलेशन ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक होती है की मैन पॉलिसी। ही मैन नहीं बोल रहा हूँ, की मैन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। की मैन पॉलिसी, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, की पर्सन, जिसके बोलते हैं कंपनी में की पर्सन। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और ये किसी फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। फार्मा कंपनी तो समझते ही हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, सिप्ला और एनपेक्सी, तो ये फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते रहते हैं, न्यू न्यू मेडिसिन इन्वेंट करते रहते हैं। तो उस फार्मा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इनके रहने से कंपनी में। अगर कल को ये कंपनी की जॉब छोड़ दें तो ऑब्वियसली इनके जैसा पर्सन ढूंढना मुश्किल है। मिल जाएंगे साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट हैं, पर इनके जैसा टैलेंटेड, इनके जैसा पैशनेट पर्सन मिलना मुश्किल है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, इनके ऊपर एक पॉलिसी ले लेती है, जिसे बोलते हैं की मैन पॉलिसी। आप ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से की मैन पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी में, आप उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, और एक टाइम पीरियड बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो पॉलिसी, जब पॉलिसी किसने ली है, कंपनी ने ली है, तो प्रीमियम भी कौन देगी, प्रीमियम देना पड़ता है अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं। ऐसे फ्री में तो पॉलिसी मिलेगी नहीं, रिस्क को कवर करने के लिए आपको जो अमाउंट देना होता है उसे प्रीमियम बोलते हैं। अब मान लो 10 साल बाद इस पॉलिसी से कंपनी को 10 करोड़ रुपये मिलते हैं, पॉलिसी मेच्योर हो गई, हर साल कंपनी पैसे देती गई कि कल कोई जॉब छोड़ के जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। तो वो जॉब तो नहीं छोड़ी, चाहे भले ही उन्होंने, पर पॉलिसी तो मेच्योर हो गई 10 साल बाद, तो आपको 10 साल बाद एक लमसम अमाउंट मिलेगा 10 करोड़। किसे मिलेगा, कंपनी को। पॉलिसी तो कंपनी ने ली, तो कंपनी को मिलेगा, फार्मा कंपनी को। अब फार्मा कंपनी क्या कर रही है, एज ए कर्टसी, एज ए ऑनर के तौर पर मिस्टर ए को इसमें से 2 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करती है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, तो ये मिस्टर ए के लिए क्या मानी जाएगी, इनकम, और इस पर टैक्स देना होगा। अगर सिंपल सा लॉजिक है, कोई की मैन पॉलिसी कराती है कंपनी और उसका कोई पैसा जब मिलता है, उसमें से वो पैसा का पूरा या उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। एनी सम रिसीव, कोई भी पैसा मिलता है अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय बोनस, बोनस मतलब जो बढ़ के मिलता है पैसा पॉलिसी पे, उसे बोनस बोलते हैं। ऑन सच पॉलिसी विल कॉन्स्टिट्यूट इनकम। जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रीमियम दिया था, प्रीमियम तो आपने दिया और आपको बढ़ के पैसे मिले 15 लाख, तो ये जो 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिले इसे बोनस बोलते हैं पॉलिसी में। आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं समझने के लिए, जो पैसा दे रहे थे उस पर हर साल बढ़ता गया, पर पॉलिसी की लैंग्वेज में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, उसे आप बोनस बोलते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है कंपनी, टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन पे, वेयर द लेटर इज और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉर्मर, वो आपका एम्प्लॉय था जिस पे आपने पॉलिसी ली, और वॉज कनेक्टेड इन एनी मैनर, वो आपके साथ कनेक्टेड था, whatsoever with the former business के साथ connected था. It also includes such policy which has been assigned to a person with or without any consideration at any time during the term of the policy. भले आपने उसको assign, मतलब एक person को सौंपी है पॉलिसी, भले आप उससे कोई पैसा ले रहे थे नहीं ले रहे, कंपनी आपसे थोड़ी ले रही थी कोई पैसा, खुद ही दे रही थी प्रीमियम, तो ये होती है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ईजी है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो की पर्सनस के लिए देती है, एम्प्लॉयर यानी कंपनी जहाँ आप जॉब करते हैं, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, और जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है उसमें से कुछ पैसा आपको दिया जाता है, तो वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा, टैक्स वाले उस पर टैक्स देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फेयर मार्केट इन्वेंटर, हाँ ये भी समझ लो पॉइंट, बस ये सारे पॉइंट आगे भी आएंगे डिटेल में, पर अभी इसलिए पढ़ रही हूँ, इनकम की डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपका काम है बिल्डर का, बिल्डिंग बनाना और बेचना। आप एक बिल्डर हैं जिसका काम ही है बिल्डिंग बनाना और बेचना, ठीक है, आप मकान बनाते हैं और बेचते हैं। आपने एक मकान बनवाया था सपोज, बेचने के मोटिव से। पहले इस मकान की वैल्यू है 2 करोड़, आपका खर्चा हुआ 2 करोड़, ये कॉस्ट है इस मकान को बनवाने में। जो आप बेचने के मोटिव से बनाते हैं जो सामान, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री। आप इसे इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं और स्टॉक भी बोल सकते हैं। जैसे आप बेचने के मोटिव से खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेचेंगे, तो उस चीज़ को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ये स्टॉक हो गया।
अब आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं ये मकान तो बहुत अच्छा है, या आप खुद रहेंगे इस मकान में, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक को, बिजनेस के एसेट को पर्सनल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो ये बिजनेस का था एसेट, अब आप इसे पर्सनल एसेट बना देते हैं। और जिस दिन बना रहे हैं ना, उस दिन इस एसेट की मान लेते हैं मार्केट वैल्यू चल रही है 2.5 करोड़, कि जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं तो खुद रहूँगा इसमें, अब हम इस मकान को नहीं बेचेंगे, तो आप बिजनेस की प्रॉपर्टी को पर्सनल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स वाले ने बोला अगर ऐसा होता है तो इसे भी आपकी इनकम माना जाएगा और टैक्स देना होगा। अब कितना टैक्स लगेगा, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है उस दिन, उसमें से कॉस्ट को घटा दीजिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही हम टैक्स लेंगे। क्योंकि पहले तो आप ये बोल रहे हो कि क्या करा आपने, झूठ बोला। पहले तो आप बोल रहे हो कि ये सामान हमने बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदा, अब आप कह रहे हो नहीं हम तो पर्सनल करेंगे। तो टैक्स ने बोला कि अगर कोई बिजनेस की एसेट है, आप उसे पर्सनल सेट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो थी तो बिजनेस की एसेट ना, आपने सारे खर्चे वगैरह तो इनकम से घटा लिए होंगे। ये जो खर्चा है 2 करोड़ का, ये घटाया होगा ना सेल इनकम में से, पी&एल आप अकाउंट बनाते ही हैं, तो ये खर्चा घटा दिया, तो आपने खर्चों का बेनिफिट लेके अपनी इनकम कम कर दी। तो टैक्स वाले बोलते हैं तो गलत है, या तो आप खर्चा भी मत लिखो पी&एल में। जब आपने इस मकान को बनाया होगा तो आपने पी&एल स्टेटमेंट बनाता है, बिजनेस स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, तो ये एक्सपेंस पी&एल में लिख दिया। बिजनेस की इनकम जो और मकान बेचे होंगे उनसे जो सेल होगी उसमें से आपने खर्चा लेस करवा लिया। तो टैक्स वाले बोलते हैं गलत है ना, आप ये फिर खर्चा भी मत घटाओ। अगर हाँ अभी खर्चा लेस नहीं करोगे, ठीक है, तब तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, फिर तो कोई इनकम ही नहीं है, आपकी जेब से लगाए पैसा। पर आप क्या करो, ये खर्चा बिजनेस के इनकम में से घटवा रहे हो, और फिर आप ये कह रहे हो हम ये मकान आगे नहीं बेचेंगे, तो फिर ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो टैक्स फिर आपसे टैक्स लेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप ये बिजनेस की प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंस अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा। अब पढ़ लें, फेयर मार्केट वैल्यू जो 2.5 करोड़ मैंने बताया था 2.5 करोड़ एज ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू अ ट्रीटमेंट कैपिटल एसेट मानी जाएगी अंडर सेक्शन 28। फेयर मार्केट वैल्यू का और उसमें से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, जो डिफरेंस होगा वो इनकम माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस, आपको पैसे मिले थे एडवांस में, इफ सच सम इज फॉरफिटेड, आपने वो पैसा जब्त कर लिया, जब मतलब फॉरफिट वापस नहीं दे रहे हैं क्लाइंट को, कॉन्सिक्वेंट टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन और फॉर ट्रांसफर कैपिटल से, नेगोशिएशन फेलियर हो गया कैपिटल से। जैसे आपके पास कोई मकान है, पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, इस मकान को, हाउस को आप बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, यानी मिस्टर ए के पास एक हाउस है, वो इस हाउस को बेचने का एग्रीमेंट करता है मिस्टर बी के साथ, ये एग्रीमेंट हो गया। बी ने, इस मकान की वैल्यू 10 करोड़ है, सपोज 10 करोड़, बी ने अपने पास से अभी ए को दे दी है एडवांस में 1 करोड़, एडवांस में मिल गया ए को 1 करोड़ पे, और बी ने प्रॉमिस किया है कि विद इन 30 डेज 9 करोड़ रुपीज़ दे देगा। ऐसा ही होता है, टोकन मनी दे दिया बी ने, एडवांस दे दिया, रोका हो गया इस मकान का, मतलब रोका मतलब अब ए बायर भी नहीं देखेगा और सेलर, अब सेलर नहीं देखेगा, ठीक है, तो रोका हो जाते से, रोका हो गया। रोका नॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो पहले रोका होता है, राइट। तो रोके का मतलब क्या होता है कि हमने, आप भी अब लड़का नहीं देखेंगे, हम भी लड़की नहीं देखेंगे, ऑफिशियली एक तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि इन्हीं से के साथ शादी करेंगे, राइट। तो इसी तरह मकान का रोका हो चुका है, टोकन मनी आ चुकी है, एडवांस मनी, कई लोग टोकन मनी बोलते हैं, कई लोग प्रीमियम बोलते हैं, कई लोग पगड़ी बोलते हैं, आपके स्टेट में, आपके शहर में लैंग्वेज अलग हो सकती है। अब मान लेते हैं 30 दिन बाद भी पैसा अरेंज नहीं कर पाता है, तो ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको 30 दिन का ही टाइम दिया गया था, नेगोशिएशन जो बातचीत हुई थी वो 30 दिन की हुई थी। अब 30 दिन बाद पैसा नहीं मिला तो ये एग्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल माना जाएगा लॉ में। ये रूल है कि आपने अगर जो प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने वो लॉ तोड़ दिया, वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। अब ये अगर जेन्युइन पर्सन है, अच्छा आदमी है, तब तो ये आपके 1 करोड़ लौटा देगा। पर मार्केट में 99.99% क्या होता है, अगर एडवांस लिया है सामने वाली पार्टी ने और आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आपकी गलती है, तो वो एडवांस वापस नहीं करता है, वो फॉरफिट कर लेता है, एडवांस जब्त कर लेता है, अपने पास रख लेता है, राइट। तो ए ने एडवांस को रख लिया अपने पास और मकान भी नहीं बेचा, तो ये जो एडवांस फॉरफिट किया है ना, ये इसकी इनकम माना जाएगा। हाँ, अगर ये आपको लौटा देगा, इसके पास प्रूफ है कि इसने सच में आपको वापस किया, तब तो टैक्स वाले टैक्स नहीं लेंगे। अगर ये प्रूफ नहीं दे पाता है तो ऑब्वियसली माना जाएगा इसने फॉरफिट कर लिया होगा पैसा और इसे टैक्स देना होगा। तो ये लिखा हुआ है एनी सम ऑफ मनी रिसीव एज एडवांस इफ सच सम इज फॉरफिटेड, अगर वो पैसा फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंट टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन, क्योंकि वो एग्रीमेंट फेल हो गया, नेगोशिएशन बातचीत फेल हो गई, फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से बेचते समय, ठीक। नेक्स्ट, ये गिफ्ट की बात है, 16 पॉइंट बात कर रहे हैं गिफ्ट की। अभी आप पढ़ेंगे गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट मतलब विदाउट एनी
वर्क, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और किसी से कुछ मिलता है आपको तो गिफ्ट ही है, राइट। कोई गिफ्ट काइंड में भी मिल सकता है, कोई वस्तु मिल सकती है और कैश में मिल सकता है। तो अभी आप पढ़ेंगे रिलेटिव गिफ्ट देते हैं तो टैक्स नहीं लगता। जैसे आपकी जो रिलेटिव है, मामा, चाचा, मौसी, वो गिफ्ट देते रहते हैं, टाइम कभी कैश में देते हैं, कभी कोई चीज़ देते हैं। तो गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है, अभी आप पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। हाँ, पर अगर आपके फ्रेंड से मिल गया तो फ्रेंड तो आपका रिलेटिव नहीं है, या किसी अनजान आदमी से मिल गया, स्ट्रेंजर, जो आपका फ्रेंड भी नहीं था पर उसने गिफ्ट दे दिया, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी टैक्स आपको देना होगा। कितनी लिमिट तक देना होगा, कब नहीं देना होगा, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी समझने के लिए समझ लें कि अगर गिफ्ट मिलता है, फ्री में भी कोई चीज़ मिलती है, तो आपको उसे टैक्स देना होगा। एनी सम ऑफ मनी, या तो आपको पैसे मिलते हैं, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी मिलती है, लैंड बिल्डिंग रिसीव्ड होती है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट मतलब आपने कोई काम नहीं किया था। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न। जैसे मैंने आपको ये पेन बेचा, आपने मुझे 10 रुपये दिए, तो इसमें तो कंसिडरेशन है, ये गिफ्ट थोड़ी बोलेंगे। पर मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो वो गिफ्ट बोला जाएगा। और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, या इनएडुकेट है कंसिडरेशन, वैसे मैंने 10 का पेन दिया आपको, पर आपने मुझे 2 ही रुपये दिए, तो आपके 8 रुपये बच गए, तो वो भी गिफ्ट है। इनएडिक्वेट है कंसेशन, पूरा पैसा नहीं दिया था, राइट। तो चाहे आप फ्री में दे रहे हैं किसी को या कम पैसे में दे रहे हैं, तो गिफ्ट माना जाएगा। आपको मिली है कोई चीज़ तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एनी कंपनसेशन। हाँ, ये भी समझ लें। आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, उस कंपनी में कहा गया था कि आपका जो टाइम होगा, सुबह 10 बजे आपको ऑफिस आना है 10 AM, और शाम को 6 बजे आपको लीव होगी। ऑफिस का टाइमिंग ये बताया गया था। आप आते हैं, 2 महीने काम करते हैं, आपके काम से आपका एम्प्लॉयर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो आपसे कहता है कि हम अब इस टर्म्स कंडीशन को रिवाइज़ करते हैं। अब आपका टाइम 10 से शुरू नहीं होगा, अब 9 AM आपको आना है और शाम को 7 बजे आपको जा लेना है। तो अब आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि गलत है, पहले जब मैं आया था तब तो आपने 8 आवर्स की ड्यूटी बताई थी, अब आप कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, 10 आवर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे आप। तो ऑब्वियसली तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या बोलेगा, ठीक है ऐसा करते हैं, हमने टर्म्स को मॉडिफाई किया है, तो हम आपको इसके बदले आपको जो है 2 घंटे आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, इसके बदले हम आपको हर महीने 50,000 एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि आपकी टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई करा गया है। तो आप एग्री करते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ किसी टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती है तो वो भी इनकम है, उस पर भी टैक्स देना होगा, ये बताया गया है। एनी कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन मिलता है, अदर पेमेंट, कोई भी पेमेंट मिलता है, ड्यू टू और रिसीव होता है बाय एनी पर्सन। ड्यू टू मतलब मिलेगा, या रिसीव हो गया, सच में मिल गया पैसा, बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन विद एम्प्लॉयमेंट, या तो आपकी जॉब टर्मिनेट हो रही है, इस वजह से आपको कुछ पैसे दे रहा है आपका एम्प्लॉय, और मॉडिफिकेशन हो रहा है इन द टर्म्स एंड कंडीशन में, कोई मॉडिफिकेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, तो वो भी इनकम मानी जाएगी। यानी अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को छटनी करनी है, रिट्रेंचमेंट करना है, कम करने हैं अपने एम्प्लॉय, तो वो आपको ऑफर देती है कि आप अभी अगर जॉब छोड़ेंगे तो हम आपको 10 करोड़ रुपये देंगे लमसम में, तो आप एक्सेप्ट करें। तो टर्मिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का, या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म्स में, और इसकी वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, किसी पर्सन से, तो वो भी इनकम माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 18 पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा है। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 करोड़ की, इसके लिए क्या होगा, हर साल आप प्रीमियम देंगे, अपने 15 साल के लिए ली है तो प्रीमियम देंगे सपोज, और 15 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं आपने प्रीमियम तो दिया था 1.4 करोड़ का टोटल, और आपको मिल रहे हैं 2 करोड़, तो 60 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसे क्या बोलते हैं, पॉलिसी में बोनस। अभी बताया था, पॉलिसी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसे बोनस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एफडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमने एफडी कराई थी 1.6 की और म्यूचुअल रुपये मिले 2 करोड़, तो वहाँ इंटरेस्ट है। पर पॉलिसी में इंटरेस्ट की जगह हम बोनस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो बोनस मिला ये टैक्सेबल होगा, इनकम ही तो है, एक्स्ट्रा पैसे जो मिले हैं, पर एक लिमिट होती है, इस लिमिट तक माफ़ होता है, उससे ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल, लिमिट आप आगे पढ़ेंगे। सम रिसीव, अगर कोई पैसा मिलता है इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, बोनस मिला के, अंडर द LIP, LIP तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अदर देन यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं हो रही, विच इज़ नॉट एग्जेम्प्ट, और वो पैसा एग्जेम नहीं है, टैक्स उन्होंने माफ़ नहीं किया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, टू द एक्सटेंट द सेम एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड, अगर प्रीमियम के अमाउंट से ज़्यादा मिला है आपको बोनस, एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन, और आपकी उसको कोई छूट भी नहीं मिलती, यानी आपको कोई छूट नहीं मिली। सिंपल सा पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं
और उसमें बोनस मिलता है और वो बोनस एग्जाम नहीं कर रखा है, टैक्स उन्होंने माफ़ नहीं कर रखा है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट 19 पॉइंट समझ लें। जैसे आपने कोई इंपोर्ट किया सामान इंडिया के बाहर से, तो इंपोर्ट करने पे क्या देनी पड़ती है? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? कस्टम ड्यूटी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। आपने दे दी 100 रुपये की, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टम ड्यूटी आपने एक्सपेंस हुआ तो अपनी बिजनेस की इनकम में से लेस कर दिया, राइट। अब आपने इस गुड्स से कुछ बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गुड्स और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम जो रॉ मटेरियल आया था बाहर से, तो कच्चा सामान मंगाया इंडिया के बाहर से, फिर आपने उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया और अब उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने पे लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी, मान लेते 120। तो अब डबल ड्यूटी हो गई, सेम ही प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी थी, फिर उससे कुछ बनाया उस पर एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो पहले आपने इम्पोर्ट ड्यूटी दी थी, अगर कोई गुड्स आप इंडिया में बनाते हैं, बाहर से पहले सामान मंगवाते हैं जिस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी, फिर उससे कुछ बनाते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जो पहले आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा। ड्रॉबैक मतलब उसका बेनिफिट, रिफंड मिल जाएगा आपको, बेनिफिट मिल जाएगा, 100 रुपये आपको वापस करेगी गवर्नमेंट। तो पहले तो ये खर्चा था, हमने इसे खर्चा दिखाया था क्योंकि हमने टैक्स दिया, खर्चे से हमारी इनकम कम हो गई थी और हमने टैक्स बचा लिया था, टैक्स सेव हुआ था इस पर। पर अब टैक्स वाले कह रहे हैं कि अब तो ये इनकम माना जाएगा ना, क्योंकि अभी खर्चा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से तुम्हें रिफंड मिल रहा है। ड्रॉबैक मतलब रिफंड मिल रहा है, पर हम इसे रिफंड वर्ड यूज़ नहीं करते। रिफंड का मतलब तो होता है जब हमने ज़्यादा टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो पैसा जो वापस होता है उसके लिए रिफंड वर्ड यूज़ होता है। तो ये भी एक रिफंड, पर आप रिफंड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कंडीशन लगाई गवर्नमेंट ने कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं जिस पे आपने पहले कस्टम ड्यूटी दी, फिर आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी होगी, कस्टम ड्यूटी बोलेंगे, इंपोर्ट पे भी देनी होगी, एक्सपोर्ट पे देनी होगी, तो डबल ड्यूटी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो पहले आपने कस्टम ड्यूटी दी थी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, वी कैन रिफंड, हम उसका रिफंड कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, तो उसे ड्रॉबैक बोलते हैं। रिफंड का मतलब, रिफंड वर्ड तब यूज़ होता है जब आप ज़्यादा टैक्स देते हैं, ज़्यादा थोड़ी दिया था, देना तो था ही इम्पोर्ट के टाइम, तो इसे यहाँ पे ड्रॉबैक बोला जाता है। तो अगर कोई ड्रॉबैक अमाउंट मिल रहा है आपको, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा। एक और एग्जांपल, कई बार गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब सहायता राशि, सहायता राशि बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, जैसे गवर्नमेंट ने आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको 2 करोड़ रुपये दिए, लोन नहीं दिया है, सब्सिडी 2 करोड़ रुपये सच में दे दिए, कोई लोन वोन नहीं है, ठीक है, और आपको वापस भी नहीं करने, तो एक तरह से फिर तो इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया आपको। जब वापस ही नहीं करने, अगर वापस करने होते तब तो ये लोन होता, और लोन लेना कोई इनकम नहीं है, वो तो हमें वापस चुकाना पड़ता है। पर गवर्नमेंट बोल रही नहीं, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी इनकम माना जाएगा। कोई सब्सिडी मिलता है, कोई पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से विच इज़ नॉन रिफंडेबल, और आपको उसको रिफंड भी नहीं करना है, तो टैक्स वाले से इनकम का पार्ट मानेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं, 10 करोड़ की है, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि 10 करोड़ की वैल्यू है उस मशीन की, तो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई 10 करोड़ हर कोई नहीं खरीद सकता, पर इंडिया का डेवलपमेंट करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ये मशीन इम्पोर्ट करोगे इंडिया में, तो ऐसा करेंगे, हम आपको देंगे अपने पास से 4 करोड़ सब्सिडी इस मशीन को इंपोर्ट करने पे। यानी अब होगा क्या, 10 करोड़ का पेमेंट जब होगा तो 4 करोड़ तो गवर्नमेंट देगी उस मशीन को खरीदने के लिए, 6 करोड़ आप देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके 4 करोड़ रुपये बच गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी, सब्सिडी दे दी, ठीक है, असेट खरीदने पे। पर हमने पढ़ा, अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में काउंसिल 10 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देती है किसी फिक्स एसेट पर, तो उस सब्सिडी से उस फिक्स एसेट की वैल्यू को कम कर दिया जाता है, और जब आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 6 करोड़ पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कोई आपसे पूछे समझाने के लिए, तो देखिए, पहले तो आपके पास पैसा आएगा गवर्नमेंट से, तो आपकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, राइट। कितने पैसे आएंगे गवर्नमेंट से, 6 करोड़, और सब्सिडी क्या है, इनकम है, आपको इनकम मिल रही है, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है जो आपको नहीं लौटाना है, तो आपके लिए इनकम है। तो इनकम प्रॉफिट का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज क्रेडिट इफ डिक्रीज डेबिट, पर इनकम यहाँ इंक्रीज हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सिडी रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री हो गई जनरल एंट्री पहली, जो जब 4 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने आपको दिए, राइट। अब दूसरी एंट्री क्या होगी सर, अब मशीन खरीदेंगे आप, ठीक है, मशीन खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कराएंगे, तो मशीन आएगी, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, मशीनरी
अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 10 करोड़ से, क्योंकि एक बार तो 10 करोड़ की पेमेंट करेंगे ना वो सप्लायर को जिससे लेके आएंगे। और टू बैंक, पैसा जाएगा आपके पास से, एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट और एक एसेट डिक्रीज हो रही है, इसे क्रेडिट कर दिया लॉजिक के अकॉर्डिंग। पर AS10 क्या बोलता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कि अगर कोई फिक्स एसेट आप खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो उस सब्सिडी से उस एसेट की कॉस्ट को कम करेंगे क्योंकि आपके पैसे तो कम लगे। तो लास्ट में थर्ड एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री। आपने मशीन 10 करोड़ की दिखाई, जबकि कायदे से देखा जाए तो 6 करोड़ ही पड़ा आपको, 4 करोड़ तो गवर्नमेंट ने दी अपने पास से। तो आप सब्सिडी के अमाउंट को मशीन की वैल्यू से एडजस्ट करेंगे ताकि मशीन एक्चुअल प्राइस पे दिखाई जाए। आपके अकॉर्डिंग तो 6 करोड़ की है ना मशीन, तो इनकम क्या है, बड़ी थी तो क्रेडिट करेंगे। अभी इनकम एडजस्ट हो रही है तो इनकम डिक्रीज होगी। इनकम का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज क्रेडिट, इफ डिक्रीज डेबिट। तो सब्सिडी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इनकम कम हो रही है, हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं, राइट, 4 करोड़। और मशीन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मशीन हमारे लिए तो 6 करोड़ की, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम 6 करोड़ पे ही दिखाएंगे उसको। तो असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। हमने उस मशीन की वैल्यू से सब्सिडी को एडजस्ट कर दिया, 4 करोड़, राइट। तो मशीन देखिए 10 की डेबिट है और 4 की क्रेडिट, तो मशीन की वैल्यू 6 करोड़ ही दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन उठता है जो ये सब्सिडी मिली आपके लिए इनकम है, नहीं ये इनकम नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर कोई सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से तो आप उस एसेट की वैल्यू को कम करेंगे, तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी, इस पर कोई टैक्स नहीं देना है आपको। हाँ, अगर कोई सब्सिडी किसी एसेट पर नहीं मिली है, नॉर्मल गवर्नमेंट ने आपको अपने पास से 2 करोड़ रुपये दिए आपकी हेल्प करने के लिए, जो आपको नहीं लौटाने, किसी एसेट के लिए नहीं दी है सब्सिडी, तो वो इनकम माना जाएगा। क्लियर हो गया। असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी, असिस्टेंट मतलब हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, कोई सब्सिडी दे रही है, कोई ग्रांट दे रही है, सहायता राशि या कैश इंसेंटिव दे रही है, ड्यूटी ड्रॉबैक दे रही है, वेवर या छोड़ रही है कोई ड्यूटी, कंसेशन दे रही है, रिम्बर्समेंट कर रही है, वापस पैसा दे रही है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे किसी भी नाम से आप इसे बुलाएं, चिंकी पिंकी बबली कुछ भी बोल रही है, फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आपको सब्सिडी, या कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कोई एनी अथॉरिटी दे रही है, कोई बॉडी दे रही है, कोई एजेंसी, कोई भी दे सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे इंस्टीट्यूट दे रहा है सब्सिडी सेक्टर, इन कैश और काइंड टू द असेसी इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ इनकम ही माना जाएगा। However, subsidy or grant or reimbursement which has been taken into account for determination actual cost of depreciable asset, मतलब किसी asset खरीदने, मशीन डेप्रिशिएबल asset है, उस पर डेप्रिशिएशन लगता है, तो अगर कोई डेप्रिशिएबल asset खरीदने के लिए सब्सिडी मिल रही है और उस सब्सिडी को हम डिडक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में से, इन अकॉर्डिंग विद एक्सप्रेशन 10 to सेक्शन 43 सबसेक्शन शैल नॉट बी इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ इनकम, तो उसे इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्स वाले। यानी सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई सब्सिडी मिलती है, कोई टैक्स आपका माफ़ किया जाता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, कोई भी इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लौटाना नहीं है, गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी है वो सहायता राशि, तो वो आपके लिए इनकम मानी जाएगी। पर किसी एसेट को खरीदने के लिए कोई सब्सिडी मिल रही और एज़ पर रूल उस एसेट की वैल्यू में से घटेगी वो सब्सिडी, तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ी सी हेल्प हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।